आसमान में जादुई घर। हीरापुर गांव में आरती नाम की एक लड़की रहती थी। बहुत ही मेहनती और नेक दिल थी। वह अपने गांव में ही शोभा की साड़ी की दुकान पर कढ़ाई बुनाई का काम करती थी और उसी के यहाँ किराए पर रहती थी। आरती पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। वह अपने काम के साथ साथ स्कूल भी जाया करती थी। आरती की मालकिन शोभा की एक बेटी भी थी जिसका नाम रजनी था। वो बहुत ही आलसी थी। वह घर का कोई काम नहीं करती थी और ना ही सही से पढ़ती थी। शोभा कुछ भी कहती तो उस पर चीखती। और एक दिन, रजनी बेटी, ओ रजनी बेटी, उठ जाओ, सुबह हो गई। क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों चीख रही हो? सोने दो ना। बेटी 9 बजने वाले हैं, स्कूल के लिए देरी हो जाएगी। रजनी मुंह बनाते हुए उठती है और फ्रेश होने चली जाती है। तभी वहाँ पर आरती आती है और शोभा से कहती है, आंटी जी, कल वाली जितनी भी साड़ी का कढ़ाई बुनाई का काम था वो सारा खत्म कर दिया। अब मैं स्कूल जा रही हूँ। कितनी अच्छी लड़की है ये, बिन माँ बाप के होकर भी कितनी मेहनत करती है। एक मेरी बेटी है जिसे सोने के अलावा कुछ नहीं आता। तभी वहाँ पर रजनी आ जाती है और बोलती है, क्या हुआ? आप किससे बात कर रही हो? अभी यहाँ पर आरती आई थी। उस लड़की को देखकर मैं हैरान हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ हमारी दुकान पर भी काम कर रही है। और एक तू है, सोने के अलावा कुछ नहीं आता तुझे। अरे मेरी प्यारी माँ, आपको पता है पढ़ाई करना कितना मेहनत का काम है, लेकिन तब भी मैं पूरी रात पढ़ाई करती रहती हूँ, इसलिए सुबह नींद नहीं खुलती है। रही बात उस आरती की, तो उसे स्कूल जाना ही नहीं चाहिए। पढ़ाई लिखाई उसकी बस की बात नहीं है। ऐसा कहकर रजनी वहाँ से स्कूल चली जाती है। आरती और रजनी एक ही साथ स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल में लंच टाइम हो जाता है। आरती ग्राउंड में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। रजनी वो सब देख रही थी। वो देखकर रजनी बोली, पढ़ाई तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं है। आ जाओ, छुपन छुपाई खेलते हैं। मुझे नहीं खेलना है, तुम सब खेल लो। ऐसा सुनकर रजनी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। तभी एक दिन स्कूल का रिजल्ट आया और आरती अपना रिजल्ट दिखाने शोभा के पास गई। आंटी जी, ये देखो मेरा रिजल्ट, मैं पूरे स्कूल में फर्स्ट आई हूँ। अरे वाह आरती, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। उसके बाद आरती वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रजनी भी अपना रिजल्ट लेकर अपनी माँ के पास आती है। रिजल्ट देखकर शोभा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। शर्म नहीं आती तुझे? तू फेल हो गई। जरा देख आरती को, पूरा दिन दुकान पर काम करके भी पूरे स्कूल में फर्स्ट आई है, और तू कह रही थी कि मैं पूरी रात पढ़ती हूँ, तब भी तेरे इतने गंदे मार्क्स आए हैं। अब तुझे खर्चे के लिए एक भी पैसे नहीं दूंगी। तुझे आरती की तरह कमाकर अपने खर्चे पूरे करने होंगे। ऐसा सुनकर रजनी वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में आकर मन ही मन कहती है, इस आरती की बच्ची ने मेरा जीना हराम कर रखा है। जब देखो मम्मी उसी के गुण गाती रहती है। इसका कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे ही एक दिन शोभा किसी काम से बाहर जा रही थी। वह आरती के पास जाती है और उससे कहती है, आरती तुम दुकान का ध्यान रखना, मैं शाम तक आ जाऊंगी, ठीक है? ठीक है आंटी जी। उसके बाद शोभा वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद आरती का काम पूरा हो जाता है और वो खाना खाने घर चली जाती है। तभी रजनी मौका देखकर दुकान में आ जाती है और पूरी दुकान में आग लगा देती है। शाम को जब शोभा अपनी दुकान में आती है तो वह बेहद हैरान हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? लुट गई, बर्बाद हो गई। तभी रजनी भी वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, माँ ये आरती ने किया है। मैंने उसे रोकने की पूरी कोशिश करी, लेकिन वो नहीं मानी और पूरी दुकान को जला दिया और अब घर में जाकर आराम कर रही है। शोभा गुस्से से आरती के कमरे में जाती है। आरती, तूने मेरी दुकान में आग लगाई। मैंने तुझे अपनी बेटी की तरह माना था। आंटी, ये आप क्या कह रही हो? मैंने कुछ भी नहीं किया। नहीं माँ, मैंने देखा कि ये दुकान का सारा सामान बाजार में बेच दिए और दुकान में आग लगा दी। तुझ जैसी हरामखोर मैंने आज तक नहीं देखी। दोबारा मेरी दुकान पर आने की कोई जरूरत नहीं है।
ऐसा सुनकर आरती रोते हुए वहाँ से चली जाती है। चलते चलते वो एक जंगल में पहुँच जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। तभी एक तोते का बच्चा पेड़ के ऊपर से नीचे गिर जाता है। तभी आरती बोली, बारिश बहुत तेज हो रही है और मैंने इस तोते के बच्चे को नहीं बचाया तो ये मर जाएगा। मुझे इसकी जान बचानी होगी। आरती तोते के बच्चे को उठाकर अपने पास रखती है और बारिश रुकने तक उसको अपने हाथों से ढक लेती है। बारिश रुक जाती है लेकिन तभी वो तोते का बच्चा बोलने लग जाता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बोल सकते हो? मैं परी लोक का तोता हूँ। मैं पृथ्वी लोक पर फल खाने आया था, तभी अचानक बारिश होने लगी और मैं बारिश में बेहोश हो गया और नीचे गिर गया। और तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो? उसके बाद आरती तोते को सारी बात बताती है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा मदद करूँगा, तुम मेरे साथ रहो। ऐसा कहकर वो तोता आरती को अपने साथ आसमान में उड़ाकर ले जाता है। आसमान में बहुत ऊपर जाकर आरती देखती है कि बादलों में एक चमचमाता घर है। तभी तोता आरती को देखते ही बोला, यह एक जादुई घर है। यह वैसा घर है जिसमें तुम्हें किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होगी। और इस घर की सबसे विशेष बात यह है कि इस घर को तुम जहाँ चाहो वहाँ लेकर जा सकती हो। यह घर आज से तुम्हारा हुआ। ठीक है तोता जी, मैं इस घर को धरती पर ले जाती हूँ। ऐसा कहकर आरती जादुई घर को पृथ्वी पर ले जाती है और हंसी खुशी उसमें रहने लगती है। उधर शोभा कर्ज में डूब जाती है। खाने के भी पैसे नहीं है। वो दूसरों के यहाँ मांग कर खाती है। एक दिन शोभा अपनी बेटी को सहेली से फोन पर बात करते हुए सुन ली कि राइमा, मैंने अपनी दुकान में आग लगाकर आरती को फंसा दिया था और आज देखो ना, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। ये तूने अच्छा नहीं किया। वो तो कितनी भोली भाली थी, लगता है उसकी बद्दुआ लग गई है। रजनी, तुम उससे माफी मांग ले, शायद सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तू ठीक कह रही हो, लेकिन वो अब कहाँ है मुझे पता नहीं है। शोभा ये सब सुनकर आग बबूला हो जाती है और कहती है, तुम्हारी वजह से मैंने उस बच्ची को बारिश में घर से बाहर निकाल दिया था। उसी वजह से आज हमारा ये हाल है। तुम अभी मेरी नजरों से दूर हो जाओ। माँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो और मैं आरती से भी माफी मांग लूंगी। फिर शोभा अपनी बेटी को लेकर आरती को खोजने निकल जाती है। जगह जगह जाने के बाद आरती को गरीब लाचार लोगों को खाना खिलाते हुए देख लेती है और दोनों माँ बेटी भागते हुए उसके पास गई और बोली, बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी और घर से बाहर निकाल दिया था। हम लोग बहुत ही शर्मिंदा हैं। आरती, मुझे माफ कर दो, मैंने ही दुकान में आग लगा दी थी और मैंने तुम्हारा नाम लगा दिया था। कोई बात नहीं, मैं आप सबको माफ करती हूँ क्योंकि आप ही तो मेरा परिवार हैं। हम गरीब हो गए हैं, तुम्हारे जाने के बाद हमारा सब कुछ बिक गया। हमारे पास खाने को भी नहीं है, हमारी कुछ मदद कर दो। इसमें कहने की क्या बात है, अब मेरे साथ रह लीजिए, आपने मुझे भी तो सहारा दिया था ना। आरती, मुझे भी माफ कर दो, तुमको माँ ने मेरी वजह से ही घर से निकाला था। अब मैं कभी भी तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोचूंगी। और फिर सभी मिलजुल कर उस घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव में 3 सहेलियां रहती थी, आरती, रानी और रजनी। वो तीनों बहुत गरीब थे। उनका घर भी आसपास में ही था। हर दिन की तरह वह तीनों आपस में बातें कर रही होती है। रानी, रजनी, देखो सभी बच्चे हमारे गांव के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। काश हमारी भी किस्मत ऐसी होती कि हम भी बड़े स्कूल में पढ़ पाते। और तुम्हें पता है, रात मैंने सपना देखा कि हम सभी गरीब बच्चे परियों की सोने के स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। आरती, ऐसा सपना देखने से क्या फ़ायदा जो कभी पूरा नहीं हो सकता। हम गरीब बच्चे और वो भी परियों के सोने के स्कूल में, ऐसा सपना देखना छोड़ दे। हम बस उस झोपड़पट्टी वाले स्कूल में पढ़ सकते हैं। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। यार,
काश हम गरीब लड़कियां भी प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनकर गांव के बड़े स्कूल में पढ़ने जाते, सब हमारा सम्मान करते जैसे सब अमीर बच्चों का करते हैं। उस बड़े स्कूल में पढ़कर हमारी अच्छी नौकरी लग जाती, हमारे घर के हालात बदल जाते, हम मम्मी पापा को एक अच्छी जिंदगी देते। लेकिन यह एक सपना है जो कभी पूरा नहीं होगा। जहाँ हम पढ़ने जाते हैं वहाँ पर तो अध्यापक भी नहीं आते, तो हम क्या ही कर लेंगे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम तो बस अपना समय पूरा करने चले जाते हैं, कोई पढ़ने पढ़ाने तो आता नहीं। बड़े स्कूल में ऐसा नहीं होता, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं। अगर कोई हमें पढ़ाने वाला मिल जाए तो हम बहुत ज्यादा तरक्की कर लेंगे। तुम्हें पता है, टीचर ना आने की वजह से मैंने अपने आप बहुत कुछ सीख लिया है। मुझे जमा, गुणा, भाग और इंग्लिश भी फटाफट पढ़नी आ रही है। हाँ आरती, तू तो बहुत ज्यादा होशियार है। हम तो एवरेज बच्चे हैं, हमारा तो कुछ और ही होगा। लेकिन अगर तुझे गांव के बड़े स्कूल में पढ़ने का मौका मिल जाए तो तू काका काकी का नाम रोशन करेगी। पूरे गांव में तेरे ही चर्चे होंगे। तू काका काकी से बात क्यों नहीं करती? क्या पता वह तेरा एडमिशन करा दे, तेरा सपना पूरा हो जाए। हाँ रजनी, तुम ठीक कह रही हो। इस तरह से बेकार स्कूल में पढ़कर मेरा भविष्य अंधकार में जा रहा है। मुझे मेरे भविष्य के लिए कुछ करना होगा। उसके लिए मुझे बड़े स्कूल में तो पढ़ना ही होगा। मैं आज ही मम्मी पापा से बात करती हूँ। अच्छा चलो, कल मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। आरती एक गरीब लड़की थी, लेकिन वह पढ़ने में बहुत होशियार थी और वह हमेशा अपने गांव के बड़े स्कूल में पढ़ने जाना चाहती थी। लेकिन घर के हालात देखकर वह कभी भी अपने माता पिता से नहीं कहती थी कि उसे बड़े स्कूल में पढ़ने जाना है। लेकिन जहां वह पढ़ती थी वहां उसका भविष्य नहीं संवार सकता था। लेकिन रानी और रजनी के समझाने के बाद आरती को समझ में आ जाता है कि अगर उसे अपने माता पिता की जिंदगी बदलनी है, अपना भविष्य सुनहरा बनाना है तो उसे कुछ तो करना होगा। और वह घर जाने के बाद अपने माता पिता से कहती है, माँ पिताजी, जहाँ पर मैं पढ़ने जाती हूँ वहाँ पर अध्यापक भी पढ़ाने नहीं आते। हम सभी गरीब बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। गरीब बच्चों के लिए स्कूल तो खोल दिए, लेकिन पढ़ाने वाला एक भी अध्यापक नहीं है। इसलिए मैं गांव के बड़े स्कूल में पढ़ने जाना चाहती हूँ। वहाँ जाकर मेरा भविष्य संवर जाएगा। आरती बेटा, आज तुम्हारे पिताजी मुझसे यही तो कह रहे थे कि हमारी बेटी पढ़ने में बहुत होशियार है, तो हम इसे इतने बेकार स्कूल में नहीं जाने देंगे। हम तुम्हारे इस गांव के बड़े स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं। तुम्हारे पिताजी ने जमींदार से अपना घर गिरवी रखकर पैसे भी ले लिए हैं ताकि वह तुम्हारा एडमिशन करवा सके, ताकि तुम बड़े स्कूल में पढ़ने जा सको। अपने माता पिता की यह बात सुनकर आरती की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह अपने दोस्तों से मिलने जाती है और उन्हें सब बताती है, जिसे सुनकर रानी और रजनी खुश हो जाती हैं। आरती, जब तेरे माता पिता तेरा एडमिशन करवाने बड़े स्कूल में जाएंगे तो हम भी तेरे साथ चलेंगे। हम भी तो देखें आखिर बड़ा स्कूल होता कैसा है। पढ़ना तो हमारी किस्मत में है नहीं, लेकिन स्कूल तो देख ही सकते हैं। हमें अपने साथ लेकर चलेगी ना? क्योंकि अब तो बड़े स्कूल में पढ़ने लगी है और हम वही झोपड़पट्टी वाले स्कूल में, जहाँ पर पढ़ाने वाला कोई नहीं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम दोनों भी मेरे साथ चलना। आरती पूरी रात जगती रहती है और वह टेस्ट की तैयारी करती है, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि अगर वह बड़े स्कूल में जाएगी तो वहाँ पर उसका टेस्ट होना जरूरी है। और वह अपनी तरफ से पूरी तैयारी करती है। आरती के पास जो सबसे ज्यादा अच्छे कपड़े थे वह पहनती है और अपने माता पिता के साथ एडमिशन कराने बड़े स्कूल में चली जाती है। पहले तो आरती और उसके माता पिता को एंट्री पर बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, उन्हें गरीब समझकर उनके कपड़े देखकर। लेकिन आरती और उसके माता पिता कुछ देर बहस करने के बाद वह स्कूल के अंदर एंटर हो जाते हैं कि तभी सामने से कुछ अमीर लड़कियां आ रही थी जो आरती से टकरा जाती है। तभी वह आरती से कहती है, क्यों रे लड़की, तुझे देखकर नहीं चला जाता? मुझे धक्का दे दिया, मेरी पूरी यूनिफॉर्म गंदी हो गई। कौन है तू और हमारे स्कूल में क्या कर रही है? सॉरी, लेकिन आप मेरी वजह से नहीं, अपनी वजह से गिरी हो। आपको देखकर चलना चाहिए था, लेकिन फिर भी सॉरी। और मैं यहाँ तुम्हारी तरह ही पढ़ने आई हूँ। मेरे माता पिता इस स्कूल में मेरा एडमिशन करवाना चाहते हैं। क्या कहा तुमने? जरा दोबारा से कहना, मुझे सुनाई नहीं दिया। थोड़ा जोर से बोलो। तू गरीब फटीचर इतने बड़े स्कूल में पढ़ने का सपना देख रही है? यहाँ पर तुझ जैसे गरीब बच्चे पढ़ने नहीं, बल्कि हम जैसे अमीर बच्चे पढ़ने आते हैं। और ये बड़ा स्कूल हम जैसे अमीर बच्चों के लिए है, तुम जैसे गरीब बच्चों के लिए नहीं। तुम्हारे लिए तो वो झोपड़पट्टी वाला स्कूल ही बहुत है।
जहाँ पर टीचर भी नहीं आते। प्रिया, मुझे तो लगा था यह गरीब हमारे स्कूल में झाड़ू लगाने आई है, लेकिन देखो तो ये हमारे स्कूल में हमारे साथ पढ़ने आई है। सपने तो देखो बड़े बड़े, लेकिन वह पूरे नहीं हो पाएंगे। तुझ जैसी गरीब का हमारे स्कूल में एडमिशन नहीं होगा। तू तो खुद को भी बेच देगी तो भी इस स्कूल की फीस नहीं दे पाएगी। प्रिया, देखो तो यह गरीब सपने भी कितने बड़े बड़े देखते हैं, अपनी औकात से बढ़कर। इतने बड़े स्कूल में पढ़कर भी तुम्हारी सोच इतनी छोटी हो सकती है, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इंसान गरीब हो चाहे अमीर, वह सपने देख सकता है और वह अपने सपने पूरे भी कर सकता है। सिर्फ मेहनत करने की लगन और पढ़ने का हौसला होना चाहिए। सपने देखने के लिए अमीर और गरीब इंसान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी सोच बदलनी चाहिए। चलिए पिताजी। अरे दोस्तों, यह गरीब अभी हमारे स्कूल में पढ़ने भी नहीं आई और इसके अभी से पढ़ निकल आए। हमें इस गरीब का एडमिशन अपने स्कूल में नहीं होने देना। इस तरह से सभी अमीर बच्चे आरती और उसके माता पिता के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और वह उन्हें प्रिंसिपल मैम के रूम तक नहीं जाने देते, जिसे देखकर आरती और उसके माता पिता बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि तभी वहाँ एक टीचर आती है और वह सभी बच्चों से कहती है, अच्छा तो अभी तुम्हारा लंच टाइम पूरा नहीं हुआ, चलो जाओ क्लास में बैठो और पढ़ाई करो। और आप कौन हैं? आपको तो मैंने इस स्कूल में पहले कभी नहीं देखा। कौन है आप? मैम, मेरी बच्ची पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार है। मैं अपनी बच्ची का एडमिशन इस स्कूल में कराना चाहता हूँ। टीचर आरती और उसके माता पिता को प्रिंसिपल मैम के पास ले जाती हैं। तभी प्रिंसिपल मैम कहती हैं, ओह अच्छा, तो आप अपनी बेटी का हमारे इतने बड़े स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हैं। आप जानते भी हैं हमारे स्कूल की फीस कितनी ज़्यादा है और एडमिशन में कितने ज़्यादा पैसे लगेंगे। हाँ मैम, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, तभी तो मैं अपना घर गिरवी रख दिया। मैं बस यही चाहता हूँ मेरी बेटी का भविष्य सुनहरा हो। ठीक है, तुम हमारे इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपनी बेटी को पढ़ाकर उसका भविष्य सुनहरा बनाना चाहते हो तो ठीक है। 33,000 अभी जमा कर दो और इसके बाद तुम्हारी बेटी का टेस्ट होगा। अगर वह टेस्ट में पास हो जाती है तो उसका एडमिशन हो जाएगा। चलो फॉर्म फिल करो और इसके बाद तुम्हारी बेटी का टेस्ट होगा। 35,000 कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएंगे? कुल पैसे ही हमारे पास 35,000 हैं और इसके बाद ड्रेस, स्कूल की फीस, यह सब कैसे होगा? जी मैं तो कहती हूँ थोड़ा और सोच लीजिए। भोला राम ने घर गिरवी रखकर जो पैसे लिए थे वह सब जमा कर देता है और आरती टेस्ट देने चली जाती है। उसकी आंखों में बहुत सपने थे और वह टेस्ट बहुत अच्छी तरह देती है। लेकिन जब प्रिंसिपल मैम आरती और उसके माता पिता से कहती है, सॉरी तुम्हारी बेटी इस स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है, इसने एक सवाल का जवाब ठीक तरह से नहीं दिया। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी बेटी बहुत होशियार है, तुम गरीबों का भी कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे बच्चे थोड़ा बोलने क्या लग जाते हैं, तुम्हें लगता है कि वह बहुत होशियार है। तुम्हारी बेटी इस स्कूल में नहीं पढ़ सकती, यह पढ़ाई में बिल्कुल जीरो है, जीरो। तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, इसलिए इसे कोई काम ही कराओ, पढ़ना इसके बस की बात नहीं। जाओ, अपना और मेरा समय बर्बाद मत करो। प्रिंसिपल मैम के यह कहते ही आरती और उसके माता पिता वहाँ से चले जाते हैं। प्रिंसिपल मैम, यह तो आपने बहुत ही अच्छा किया। इस गरीब ने सारे सवालों के जवाब बिल्कुल ठीक दिए थे। आपने बिल्कुल सही फैसला लिया। इन गरीबों से पैसे भी ऐंठ लिए और इसका एडमिशन भी नहीं किया। हाँ, मैंने इन गरीबों की आंखों में चमक देख ली थी कि यह मुझे कितने भी पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इन गरीबों को अपने बच्चों का भविष्य सुधारना होता है। तुम्हें क्या लगता था कि मैं इतने बड़े स्कूल में पढ़ने की अनुमति दूंगी? नहीं, कभी नहीं। इन गरीबों को धक्के मारकर यहाँ से निकालो। इस तरह प्रिंसिपल मैम टीचर के साथ मिलकर आरती के माता पिता से सारे पैसे ले लेती हैं और उसका एडमिशन भी नहीं करती और स्कूल से धक्के मारकर निकाल देती हैं। आरती अपने माता पिता के साथ घर नहीं जाती। वह एक जंगल में एक जगह बैठकर बहुत रोती है कि तभी वहाँ पर रानी और रजनी भी आ जाती है। तभी रानी और रजनी को स्कूल में हुई सभी घटनाओं के बारे में बताती है, जिसे सुनकर दोनों को बहुत दुख होता है। आरती, तुम्हारे इतने सारे पैसे भी चले गए और एडमिशन भी नहीं हुआ। हम गरीबों के साथ ऐसा ही क्यों होता है? हमारी किस्मत हमारे साथ क्यों नहीं देती? तुम्हारा घर भी चला गया और एडमिशन भी नहीं हुआ। तुम कितनी ज्यादा खुश थी। लेकिन आरती, रो मत, देखना एक दिन तुम बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाओगी,
जो तुमने सपना देखा था वह सपना जरूर पूरा होगा। इस तरह से तीनों आपस में बातें कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ परी लोक से कुछ परियां पृथ्वी पर घूमने आई थी और वह तीनों दोस्तों को इस तरह से आपस में बात करता हुआ देख अपनी जादुई छड़ी से एक बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत बड़ा सोने का स्कूल बनाती है, जहाँ पर सब कुछ सोने का ही होता है। लेकिन वह सभी परियां तीनों की परीक्षा लिए बिना उन्हें सोने का स्कूल नहीं दे सकती थी, इसलिए वह सभी परियां एक बूढ़ी औरत का रूप ले लेती हैं और वह तीनों के पास आकर कहती है, अरे बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हमने बहुत समय से पानी नहीं पिया, प्यास के मारे गला सूख रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर, हम अभी आपके लिए पानी लेने जाते हैं। चलो रानी और रजनी, पानी लेकर आते हैं। आरती, रानी और रजनी जैसे ही जाने लगती है कि तभी वह सभी परियां अपने असली रूप में आ जाती है, जिन्हें देखकर आरती, रानी और रजनी चौंक जाती है। तभी वह परी कहती है, अरे रुको रुको, हम तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम हमारी मदद करती हो या नहीं, क्योंकि हमारे परिलोक में एक नियम है कि हम कभी भी किसी की ऐसे ही मदद नहीं कर सकते, हमेशा अच्छे लोगों की ही मदद करते हैं। हमने तुम तीनों दोस्त को बातें करते हुए सुना और अब तुम कोई साधारण स्कूल में नहीं बल्कि परियों के जादुई सोने के स्कूल में पढ़ने जाओगी, जहाँ पर हम सभी परियां तुम जैसे गरीब बच्चों को पढ़ाने आया करेंगी। देखो, वह रहा हम परियों का सोने का स्कूल। क्या सच में परी जी, हम जैसे गरीब बच्चे आपके सोने के स्कूल में पढ़ने जाएंगे? रानी और रजनी, तुम सुन रही हो? देखो, हमारी किस्मत खुल गई और मेरा सपना भी पूरा हो गया। हम सोने के स्कूल में पढ़ेंगे, वो भी परियां हमें पढ़ाने आएंगी। परी जी, आप नहीं जानती कि आपने हम गरीब बच्चों के ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। अब हम सभी गरीब बच्चे आपके सोने के स्कूल में पढ़ेंगे। लेकिन परी जी, उससे पहले मैं हमारे गांव की लालची प्रिंसिपल और उनके चमचे को सजा दिलवाना चाहती हूँ। आरती परी को सब बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। तभी परी आरती की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और परी आरती के साथ पुलिस स्टेशन जाती है और परी अपनी जादुई शक्ति से इंस्पेक्टर को प्रिंसिपल मैम और उसकी टीचर का सारा सच दिखाती है, जिसे देखकर इंस्पेक्टर तुरंत प्रिंसिपल और उस टीचर को गिरफ्तार करके लेकर आ जाता है। तभी आरती कहती है, आप जैसे लालची प्रिंसिपल मैम और आप जैसी टीचर हमारे देश में रहेंगी तो हम बच्चों का भविष्य कैसे सुनहरा हो सकता है? सिर्फ अपनी तिजोरी भरने के लिए आप लोग ऐसा करते हैं। मेरे पिताजी ने अपना घर गिरवी रखकर मेरा एडमिशन तुम्हारे स्कूल में करवाना चाहा, लेकिन तुमने हमारे सपनों को अपनी तिजोरी के आगे कुचल कर रख दिया। लेकिन कहते हैं ना, जिसके साथ ऊपर वाला होता है उसके साथ कभी गलत नहीं होता। अब तुम यहाँ जेल में सड़ोगी और हम सभी गरीब बच्चे परियों के सोने के स्कूल में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल और टीचर सलाखों के पीछे चली जाती हैं। उन्हें उनके लालच का फल मिल जाता है और गांव के सभी गरीब बच्चे परियों के सोने के स्कूल में पढ़ने जाने लगते हैं और उन सभी गरीब बच्चों को परियां पढ़ाने आया करती थी। आरती, रानी और रजनी यह देखकर बहुत खुश होती हैं कि अब वह परी के सोने के स्कूल में पढ़ रही हैं और वह बहुत मेहनत और लगन से पढ़ाई करती हैं। इस तरह उनका सपना पूरा हो जाता है।